हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आए। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, पर थोड़ा रिवाइज करेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। हमें जल्दी टॉपिक को समझना होता है। हमारे पास बहुत सिलेबस है और हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो पढ़ेंगे समझ के। क्वेश्चन जो आते हैं उसी को पढ़ेंगे और उसी अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे कम समय में। तो मैं जैसे कि बात कर रहा था आपको कि आज है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड वो चीज, जैसे हम बॉडी फ्लूइड की बात करें तो ये बॉडी फ्लूइड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को, और एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ब्लड है तो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है, न्यूट्रिएंट को लेके जाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की या किडनी के थ्रू जो एक्सक्रिएट करने के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब लेके आता है, वो होता है फ्लूइड। ठीक है। तो फ्लूइड अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग एज ग्रुप में, वैसे सभी में अलग अलग होता है। पर हम जनरल एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एडल्ट में 60% तक फ्लूइड होता है। ठीक है। ओल्डर एडल्ट में उससे कम होता है, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनमें फ्लूइड कम हो जाता है, इसलिए उनकी स्किन कैसी हो जाती है? वाइट वाइट सी हो जाती है, और उनकी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वाटर का लेवल कम हो गया। ठीक है। इन्फेंट है, वहाँ पे वाटर का लेवल और ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी जो स्किन है वो और ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है। तो ये बात हुई फ्लूइड की। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सॉल्यूट्स प्लस सॉल्वेंट, ये मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सॉल्यूट्स हैं। और सॉल्वेंट क्या है? फ्लूइड है। जैसे अगर हम बात करें ब्लड की, तो जो ब्लड सेल्स हैं वो सॉल्यूट्स हैं, और जो प्लाज्मा है वो क्या है? सॉल्वेंट है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले अगर हम बात करें कि फ्लूइड को किस तरह से नापते हैं, केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, या अगर हम दूध ले रहे हैं तो मिलीलीटर लीटर में नापा जाता है। बट जो बॉडी फ्लूइड है उनको हम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से नापते हैं। इस तरह से हम इनका मेजरमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टर्म है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। जिस तरह से बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फ्लूइड रहते हैं, जैसे हमें पता है, और वो एक अपना पर्टिकुलर कंपार्टमेंट बना के रखते हैं। वहां पे जिस मात्रा में जो फ्लूइड होना चाहिए वो उसी मात्रा में होना चाहिए। राइट कंपार्टमेंट में राइट अमाउंट में फ्लूइड होना चाहिए। ठीक है। ताकि जो बॉडी है वो अपने नॉर्मल फंक्शन कर सके। ऑल बॉडी कंपार्टमेंट आर सेपरेटेड बाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उससे अलग अलग बॉडी कंपार्टमेंट अलग अलग तरह से सेपरेट रहते। बॉडी कंपार्टमेंट क्या हुआ है? जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये सब किसके टाइप है? बॉडी फ्लूइड के। अब हम इसमें टर्म्स देखते हैं। एक तो एक लाइन ये दी हुई है कि क्योंकि इनमें से बार बार क्वेश्चन आता है कि इन्फेंट और ओल्डर जो एडल्ट हैं या ओल्डर पर्सन है, उनको मॉनिटर करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्यों? उनका फ्लूइड इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो ओल्डर एडल्ट हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनमें क्या है? पहले ही फ्लूइड कम है। अगर अब फ्लूइड लॉस हो गया तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम इन्फेंट की बात करें तो उनमें फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनके फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना भी ज़्यादा जरूरी है एडल्ट की तुलना में। दूसरा, एडल्ट जो है उसका हीमोस्टेसिस अच्छा होता है, उसका जो बैलेंस है, फ्लूइड बैलेंस है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो मेंटेन ज़्यादा इजीली कर पाते हैं, तो इसलिए उनमें ध्यान देने की थोड़ी कम जरूरत है बाकी इनसे। हीमोस्टेसिस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। हीमोस्टेसिस क्या होता है? जैसे केटायंस और एनायंस हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हैं, तो ये बिल्कुल फिक्स मात्रा में होते हैं हर कंपार्टमेंट, और इसको मेंटेन करने के लिए जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है या बॉडी इसको मेंटेन करती है, और जिस प्रोसीजर से मेंटेन करती है उसको हम बोलते हैं, जिस तरह से मेंटेन करती है उसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस, क्योंकि वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही होने चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है? जो सेल्स के अंदर होता है उसको हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड जो सेल्स के बाहर है उसको सभी को हम एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि टोटल जो बॉडी वाटर है वो कितना होता है? 60% होता है। मतलब अगर एक 60 किलो का व्यक्ति है तो 36 लीटर या 36 किलो उसमें फ्लूइड होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो उसका भी जो मैक्सिमम पार्ट है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, और कुछ जो फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है। जैसे और उसमें एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में इंटरस्टिशियल टिश्यू भी आ गए, ठीक है, और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड भी आ गया। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड क्या है? जो ब्लड में होता है, ठीक है, प्लाज्मा, वो क्या है? फ्लूइड है। नेक्स्ट टर्म की बात करें, इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर हमने पढ़ लिया। थर्ड स्पेसिंग जो न इंट्रासेल्युलर है न एक्स्ट्रासेल्युलर है, काउंट हम इसको भी एक्स्ट्रासेल्युलर में ही करते हैं क्योंकि जो भी सेल के बाहर है वो एक्स्ट्रासेल्युलर है, बट फिर भी इसके लिए अलग टर्म दी है, थर्ड स्पेसिंग। जैसे पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ठीक है, जो बीच में होता है, लेयर्स के बीच में होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रिक्शन से बचाता है, लेकिन ये अलग टाइप का फ्लूइड है तो इसके लिए हमने अलग टर्म दे दी, एक पर्टिकुलर। अब बात करते हैं इडेमा। इडेमा क्या है? इडेमा क्या है कि इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जाना, उसको हम बोलते हैं इडेमा। अब इसमें क्या होता है? इडेमा होता क्या है? छोटी सी बात करते हैं कि ये नॉर्मल बॉडी सेल है, ठीक है, और बॉडी सेल में क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। यहां से ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। अब ये ब्लड वेसल्स में क्या है कि यहां पे अपना फ्लूइड है इंट्रासेल्युलर, यहां पे एक्स्ट्रासेल्युलर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है। अब ब्लड वेसल्स किस तरह से मेंटेन होती है? क्योंकि यहां पे क्या होता है? प्लाज्मा की बनी मेम्ब्रेन होती है सभी जगह, तो यहां पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ऑनकोटिक प्रेशर लगाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर, और जो ब्लड का प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो कहां लग रहा है? ब्लड वेसल से बाहर निकालना चाहता है फ्लूइड को, और जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो इसकी ल्यूमन को बनाए रखता है। ये क्या करता है? बाहर निकालने से बचाता है। तो क्या होगा कि अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए या प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए तो उस कंडीशन में इडेमा होगा, ठीक है। बाहर फ्लूइड का चला जाना, फ्लूइड का शिफ्ट हो जाना इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में, उसी को हम इडेमा बोलते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, जो उसने प्रेशर डाला उसकी वजह से बढ़ा, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कमजोर हो गई तो वहां क्या होगा? प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, तो इडेमा की कंडीशन होने के चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है अगर किसी पेशेंट में, तो पूरा का पूरा पेशेंट को आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो, रीनल सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, जीआई सिस्टम हो, सब आपस में डिस्टर्ब हो जाते हैं फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, क्योंकि पूरी बॉडी इसी से चल रही है ना। जब 60% अगर फ्लूइड है बॉडी में तो पूरा बॉडी इससे चल रही है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इससे चल रहा है, किडनी किसको साफ करेगी, किसको एक्सक्रिएट करेगी, सब कुछ फ्लूइड से ही है। तो इसको हमें क्लोजली मॉनिटर करना है क्योंकि इनमें हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसकी अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? एक जगह से दूसरी जगह बॉडी फ्लूइड कैसे जाता है? हम सिर्फ टर्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जब फ्लूइड शिफ्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एक इत्र की शीशी खोली और वो पूरे कमरे में हो गई, तो वो क्या है? डिफ्यूजन। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन थी सॉल्यूट्स की और वो जहां लोअर कंसंट्रेशन है वहां तक गए, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी मेहनत से ही फ्लूइड का शिफ्ट हो जाना, वो है डिफ्यूजन।
सेकंड हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में क्या होता है कि फ्लूइड शिफ्ट होता है, लेकिन यहां पे सॉल्वेंट शिफ्ट होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे आपने किशमिश भिगोए रात को और वो फूल जाते, तो जो सोल्यूट्स हैं वो किशमिश में ज्यादा है, लेकिन सॉल्वेंट है जो वाटर में ज्यादा है। तो हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में आ रहा है, फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बीच से होता है, बस ये डिफरेंस। मतलब क्या है, अगर हम बात करें कि ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, बट उसके लिए क्या कंडीशन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है कि डिफ्यूजन में सोल्यूट्स मूव करते हैं और ऑस्मोसिस में कभी भी सोल्यूट्स मूव नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो सोल्यूट्स को मूव करने से प्रिवेंट करती है। वो क्या होता है, उस चलनी में से सोल्यूट्स नहीं निकल पाते, इसलिए क्या होता है, सॉल्वेंट निकल जाते हैं, और क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। वही कि जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो रुक जाते हैं और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, किडनी से जो चीज हमें सेलेक्टिव फिल्टर करनी है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, जिसको एक्सक्रिएट करना है उसको एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, जिसको वापस से रीअब्जॉर्ब करना है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। मैंने आपको बताया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, जो भी वॉल्यूम है, जो भी फ्लूइड है, वो क्या करता है, प्रेशर डालता है जब वो निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे एक पाइप में से पानी निकल रहा है, तो पानी कितना प्रेशर डालता है, वो है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जो पाइप की ल्यूमन है वो कितना अगेंस्ट प्रेशर डालती है पानी को, मतलब जो पाइप है, पाइप में से बाहर डायरेक्टली नहीं निकल जाए फूट के बीच में से, उसके लिए वो क्या करती है, वो भी अपोजिट प्रेशर डालती है। तो उसी तरह से जो ब्लड वेसल्स डालती है, बॉडी में कहीं पे भी डालते हैं, वो है ऑनकोटिक प्रेशर। ये ध्यान रखना, ये है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन है। अब आपसे यह भी पूछा जाता है डेली फिजियोलॉजिकल फ्लूइड बैलेंस किस तरह से होता है। नॉर्मली जो हम फ्लूइड लेते हैं, पानी पीते हैं, इंजेस्टेड फ्लूइड, डायरेक्ट वाटर जो लेते हैं, वो लगभग 1500 ml होता है, और लगभग उतना ही किडनी के थ्रू हम एक्सक्रिएट कर देते हैं। मतलब जितना पानी पीते हैं उतना ही हम यूरिन पास आउट कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास पानी कहां से आता है, जो भी हम फ्लूइड लेते हैं, इंजेस्टेड फूड के साथ में पानी आता है। किसी दिन ज्यादा भी आ सकता है, आपने छाछ ज्यादा ले ली तो, लेकिन हम नॉर्मली एक बात कर रहे हैं। तो इंजेस्टेड फूड से लगभग 800 ml आता है। और जो मेटाबॉलिज्म बॉडी बनाती है, आपने देखा होगा जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो लास्ट में एंड प्रोडक्ट में वाटर भी बनता है, तो लगभग 200 ml वाटर मेटाबॉलिज्म से बन जाता है। तो यहां लगभग टोटल हो गया इनटेक 2500 ml। ठीक है, और आउटपुट 1500 किडनी से निकल गया। स्किन लॉस करती है 600 ml, लंग्स लॉस करते हैं 300 ml, जीआई से लॉस होता है 100 ml। इनको हम बोलते हैं इनसेंसिबल लॉस भी बोलते हैं, जिसका पता ही नहीं चल रहा और लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे टॉयलेट कर रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि किडनी से, और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनसेंसिबल है क्योंकि इनका पता ही नहीं चलता। तो ये ध्यान रखना आप। देखो, अब उसके अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को कैसे बैलेंस करता है। तो यहां दो चीज है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड जो है, वो एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करती है, और एल्डोस्टेरोन से क्या होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और सोडियम अगर रीअब्जॉर्ब होगा तो वो वाटर को भी अपने साथ में लेके आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्लूइड से हम बच सकते हैं, फ्लूइड लॉस से बच सकते हैं। इसी तरह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, और वाटर का अगर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो उसके साथ में सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, एडीएच पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। देखो, ध्यान देने की बात यह है कि वाटर और सोडियम ये लगभग
ज्यादातर कंडीशन में आप देखोगे कि ये एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। मतलब अगर वाटर का लॉस होगा तो सोडियम का भी लॉस होगा, और अगर सोडियम का लॉस होगा तो वाटर का भी लॉस होगा। इस तरह से होता है नॉर्मल कंडीशन में। स्पेशल कंडीशन की बात हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरिया। हम सिर्फ उन टॉपिक की बात कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और समझ में आना चाहिए। दो ही इंपॉर्टेंस चीज है हमारे लेक्चर। तो डायरिया का मतलब क्या है कि फ्लूइड का लॉस होना जीआई ट्रैक्ट के द्वारा। जीआई ट्रैक्ट से मतलब जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा निकल जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड निकल रहा है, डाइजेशन हुआ नहीं, फ्लूइड ज्यादा निकल रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज्यादा लॉस होता है। वोमिटिंग, डायरिया, इनकी कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस बन जाता है। ठीक है, तो इसका रिप्लेसमेंट के लिए हम ओआरएस वगैरह देते हैं। ओआरएस के प्रिपरेशन कहते हैं, कैसे करते हैं, 1 लीटर पानी में 1 पाउच मिलाना है और उसको 24 घंटे के अंदर खत्म करना होता है। अगर वो खत्म नहीं हुआ तो उसको फेंक दिया जाता है। ये बात है। नेक्स्ट, 2 तरह की चीज होती है बॉडी के अंदर, या तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाए या फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाए। तो पहले हम बात करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट की। सबसे पहले आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। देखो, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि टोटल बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी आपने कम पिया है, फ्लूइड आपने कम लिए है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम पहुंचेगा, टिश्यू परफ्यूजन कम होगा और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा ही इक्वल मात्रा में कम होता है। मतलब सॉल्यूट्स भी कम हो रहे हैं और सॉल्वेंट भी कम हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो रहे हैं और वाटर का भी लॉस हो रहा है लगभग इक्वल मात्रा में। तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब है बच्चों कि वाटर का लॉस ज्यादा हुआ और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस कम हुआ। तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा हैं किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में, तो टोनिसिटी ज्यादा है, ऑस्मोलेलिटी ज्यादा है। तो इसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। मींस वाटर का लॉस ज्यादा हुआ है, इस वजह से डिहाइड्रेशन किस तरह का हो गया, हाइपरटोनिक वाला, अंदर बॉडी में हाइपरटोनिसिटी आ गई, तो इसलिए हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन बोलेंगे। वर्ड को समझना। इसमें क्या होता है, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन होता है और सेल्स है वो श्रिंक हो जाती है, क्योंकि सेल से फ्लूइड कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड से शिफ्ट हो रहा है फ्लूइड कहां पे, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पे। तो इस वजह से क्या होगी, सेल श्रिंक हो जाएगी क्योंकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड कम हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा आपकी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होगा, जब बॉडी में लॉस ज्यादा हो गया किसका, वाटर का, किसकी तुलना में, इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में, तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है और सेल कैसी हो जाएगी, इसमें स्वेल हो जाएगी। इसमें फ्लूइड किधर शिफ्ट होगा, फ्लूइड शिफ्ट होगा, अगर अंदर बाहर की साइड क्या हो गया, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब फ्लूइड इंट्रासेलुलर में शिफ्ट होगा, तो इंट्रासेलुलर में शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से सेल्स फूल जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर सेल का स्वेल हो जाना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें किस किस तरह से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें से हमेशा आपके बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसको, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट देखने का मिलेगा अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हुआ, तो क्या होगा, पल्स कैसी होगी, कम होगी ज्यादा होगी, पल्स ज्यादा होगी, लेकिन पल्स की जो क्वालिटी है वो कम होगी। क्योंकि पल्स इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि हम फ्लूइड कम है, तो हार्ट को ज्यादा काम करना है, जगह जगह तक फ्लूइड को पहुंचाना है, तो वो जल्दी जल्दी पंप करेगा, कंपनसेट करेगा, और इस वजह से क्या होगा, पल्स रेट तो बढ़ेगी, लेकिन जो पल्स होगी वो कैसी होगी, थ्रेडी होगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई बिल्कुल हल्की हल्की पल्स जा रही है। पल्स में मजे वाली बात नहीं, जैसे कोई धागा है, थ्रेडी मतलब थ्रेड, धागे की तरह। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा।
नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। देखो अब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गई यहां पे। जब भी आपसे पूछा जाए कि ये पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पेशेंट किसकी वजह से सफर कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से सफर कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिप्रेशन नहीं है। दोनों में डिफरेंस करना, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चलने उठने में उसके ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो आपको पता लग रहा है अगर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि कार्डियोवैस्कुलर वॉल्यूम में डिफेक्ट हो सकता है, या कार्डियोवैस्कुलर कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम। फ्लैट नेक हो जाएगी, ठीक है, वीनस प्रेशर कम हो जाएगा, डिसअरिथमिया की कंडीशन होगी क्योंकि पल्स रेट ज्यादा हो रही है, ठीक। अब इसी का अकॉर्डिंग इसका अपोजिट बात करेंगे हम, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीज हो रहा है तो क्या होगा, बाउंडिंग पल्स आएगी। पल्स कैसे होगी, बाउंडिंग, और पल्स प्रेशर भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, नेक डिस्टेंशन, नेक वेल्स डिस्टेंड हो जाएगी, सेंट्रल वीनस प्रेशर भी बढ़ेगा, डिसअरिथमिया दोनों में बढ़ेगा, पल्स रेट दोनों में बढ़ेगी, क्योंकि कंपनसेट यहां पे भी करना है। कंपनसेट कैसे करना है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया, अब उसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड वॉल्यूम को एक्सक्रिएट करना है, क्योंकि लोड ज्यादा हो गया। तो इसलिए वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी पंप करेगी, किडनी के पास लेके जाएगी, लगभग 20% सप्लाई किडनी लेती है, ठीक है। तो वहां वो ज्यादा से ज्यादा किडनी को सप्लाई देने की वजह से ज्यादा से ज्यादा पंप करेगी, तो पल्स रेट इस कंडीशन में भी बढ़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो। ब्लड वॉल्यूम कम है तो रेट बढ़ानी पड़ेगी, फ्लूइड कम है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना है तो रेट बढ़ानी पड़ेगी, डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी रेस्पिरेशन की। इसकी वजह से क्या होगा, डिस्निया होगा। और सेम ऐसे ही क्या होगा, अगर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा है तब भी रेस्पिरेशन को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, लेकिन वो जो रेस्पिरेशन होगी वो कैसे होगी, शैलो रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो कम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना। और क्रैकल साउंड आता है ऑस्कल्टेशन। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का अगर आपको लंग्स में साउंड देखने को मिल रहा है तो वो क्रैकल्स होगा या रोंकाई होगा। मोस्टली हमें क्रैकल साउंड सुनने को मिलता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरो मस्कुलर बात की, तो न्यूरो मस्कुलर में क्या है, दोनों ही जगह पे जो मसल्स हैं उनके काम कम हो जाएंगे। सिम्टम्स स्केलेटल मसल वीकनेस दोनों ही कंडीशन में होगी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है या ज्यादा है, क्योंकि मसल्स क्या एक तरह से सेल्स हैं तो उनमें प्रॉपर जितना उनको चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि सीवीपी कम हो जाएगा, और यहां पे सीवीपी बढ़ जाएगा इसलिए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाएगी। ये देखने को मिलता है हमें। रीनल की बात कर रहे हैं, किडनी में क्या इफेक्ट है, चूंकि ब्लड वॉल्यूम कम है तो यूरिन आउटपुट कम करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड को क्या करना है हमें, फ्लूइड को क्या करना है, बचाना है ज्यादा से ज्यादा। और अगर फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा है तो किडनी क्या करेगी, एक्सक्रिएट ज्यादा करेगी। इंटेग्यूमेंट्री का आपको मैंने बताया, स्किन में अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो स्किन ड्राई हो जाएगी, टर्गर पुअर टर्गर होगा, इंटीग्रिटी उसकी कम होगी, माउथ ड्राई होगा। और इसके अपोजिट क्या होगा, अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है तो कूल स्किन हो जाएगी, क्योंकि पेरिफेरल भी क्या होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। और इडेमा की कंडीशन आ जाएगी। इडेमा की कंडीशन आने के चांसेस क्यों है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। और जब भी हमें इडेमा सबसे पहले देखने को मिलता है तो वो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पेरीऑर्बिटल में, क्योंकि यहां पे सबसे जल्दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तो यहां से फ्लूइड वॉल्यूम निकल जाता है, क्योंकि यहां पे जो प्लाज्मा जो सेल्स हैं कैपिलरी है वो बहुत बारीक होती है, तो इसलिए उनका ऑनकोटिक प्रेशर भी कम होता है। तो सबसे पहले हमें पेरीऑर्बिटल इडेमा देखने को मिलता है सभी कंडीशन में, ये आप ध्यान देना। जीआई सिस्टम की बात करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाएगी, है ना, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कम है, मोटाइलिटी कम हो जाएगी, बॉल साउंड कम सुनाई देंगे, पानी की प्यास ज्यादा लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है तो डायरिया की कंडीशन होगी,
बॉडी वेट बढ़ जाएगा, लिवर इनलार्जमेंट एंड असाइटिस की कंडीशन हो सकती है, जीआई ट्रैक्ट की मोटाइलिटी बढ़ जाएगी, जल्दी से जल्दी वो भी क्या कर रही है, जीआई ट्रैक्ट भी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने की वजह से अपना काम जल्दी जल्दी कर रही है। ठीक है, लेबोरेटरी फाइंडिंग में क्या होगा, सीरम ऑस्मोलेलिटी बढ़ेगी। ऑस्मोलेलिटी का मतलब क्या है, ऑस्मोलेलिटी का मतलब है कि सीरम में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कितनी है। अगर मात्रा ज्यादा है तो ऑस्मोलेलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पे ऑस्मोलेलिटी कम हो जाएगी, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तुलनात्मक कम हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हिमेटोक्रिट, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन या सीरम सोडियम, मतलब सभी लेवल में यही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये था। थैंक यू, बाय बाय, वेलकम।